गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 14 फेब है आज। तो शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट यूपी पीसीएस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये जो टेस्ट है इस तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। 13 जून को एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का और 27 जून को है यूपीएससी सिविल सेवा का। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है? सफ़ेदा, खुबानी, नारियल तेल ताड़ या फिर ग्रे एल्डर। या इसके अलावा ऑप्शन में कुछ भी हो सकता था। चेस्टनट हो गया, ओक हो गया, अशोक हो गया। देखिए, कुछ प्रश्नों के जो है इंग्लिश ट्रांसलेट देखना ज़रूरी है, चाहे वो ज्योग्राफी के हों या फिर जनरल साइंस के हों। ठीक है, यहाँ सफ़ेदा का मतलब यूकेलिप्टस से है। किससे है? यूकेलिप्टस से। अब करता क्या है, ये जहाँ उगता है वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है ना उसको चूस लेता है। मतलब बहुत ज़्यादा उसको उपयोग करता है, ये पानी की खपत कर देता है। यानी एक कतार में देखा जाए तो 500 पेड़ है तो वहाँ तो पानी रहेगा ही नहीं नीचे। इसलिए इसको पारिस्थितिक आतंकवादी या पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है, सफ़ेदा या यूकेलिप्टस के पेड़ को। तो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी होती है वहाँ तो यूकेलिप्टस ही लिखा होता सफ़ेदा की जगह। इसने देखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। महासागर के अंतर्गत वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहोगे? क्या कहा जाता है वो क्षेत्र? महाद्वीपीय सेल्फ, हेलोक्लाइन, महासागरीय ड्रिफ्ट या फिर थर्मोक्लाइन? वो कहा जाता है थर्मोक्लाइन, यानी ताप प्रवणता। तो देखिए, महासागर के अंतर्गत वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे ताप प्रवणता कहा जाता है, यानी थर्मोक्लाइन। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता यानी थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, बताइए इनमें से। आप सोच रहे होंगे सोडियम ही इसका आंसर होगा, लेकिन सोडियम से भी 2 गुना, लगभग 2 गुना चीज़ यहाँ पर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा वो है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन पाई जाती है सबसे ज़्यादा। तो देखिए, लवणता यानी सैलिनिटी वह शब्द है जिसका प्रयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। समुद्री जल में घुले हुए खनिज लवणों में सबसे अधिक मात्रा में क्लोरीन 18.97 ग्राम होती है। उसके बाद होता है सोडियम 10.47 ग्राम। फिर सल्फेट होता है 2.65 ग्राम। याद रखना है इसको। अगर क्लोरीन नहीं है तब तो उत्तर सोडियम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? लगभग 5000 साल पुरानी है सिंधु घाटी की सभ्यता, और इनमें सबसे पहले कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। तो देखिए, हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई लगभग 80 वर्ष पूर्व। पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थल में जो इमारतें और चीज़ें हैं मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत या चीज़ें कहते हैं। इसलिए देखा होगा आपने किताबों में भी, या फिर प्रश्न अगर पूछे गए हैं अभी तक, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से पूछे गए हैं। ठीक है, इस शहर का निर्माण हुआ था लगभग 4700 वर्ष पूर्व। हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, बताइए। देखिए, धौलावीरा जो है वो तो गुजरात में है। ये है तो पंजाब में, लेकिन पंजाब भारत वाले पंजाब में, पंजाब पाकिस्तान में है ये। तो लगभग 150 वर्ष पूर्व जो है, जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ लीं। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं उसकी। क्वेश्चन नंबर 6 है। डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है उसका आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने नहीं किया था, मैकमिलन ने नहीं किया था, एडिशन ने नहीं किया था, फ़ारेनहाइट ने उसका आविष्कार किया था। जोड़े मिलाने के लिए पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो डॉक्टरी थर्मामीटर को किसने बनाया? फ़ारेनहाइट ने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं?
सिंध पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। गुजरात से लोथल धोलावीरा प्राप्त हुआ। राजस्थान से ये प्राप्त हुआ जहाँ कृषि के साक्ष्य मिले। हरियाणा से राखी गढ़ी प्राप्त हुआ। पंजाब, भारत, सभी से तो प्राप्त हुआ है। 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। तो हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। इसको याद रखना, मिट्टी के लाल बर्तन थे, उन पर चित्र कैसे बने थे? काले रंग से। पत्थर के बाट, मोहर, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। कपास के जो कीटरोधी पौधे होते हैं वो कैसे बनाए जाएंगे? वो बनाए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, आनुवांशिक इंजीनियरिंग से। लेकिन जब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से इनको बनाया जाता है तो इनमें से किसका जीन जो है उनमें प्रविष्ट कराया जाता है या निर्मित कराया जाता है जिससे वो कीटरोधी बन सके? बताइए। वायरस डाला जाता है उनमें, फंगस का जीन डाला जाता है, कीट का डाला जाता है, या फिर बैक्टीरिया का डाला जाता है, जीवाणु का जीन उनमें डाला जाता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके बीटी जो एक जीवाणु है जिसे बैसिलस थूरीजेनेसिस संक्षेप में बीटी कहते हैं, से कपास के कीटरोधी पौधे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। बीटी जीव विष जीन जीवाणु से क्लोनीकृत होकर पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों यानी पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं? वाष्पीकरण एवं वर्षण, नदियाँ, मैंग्रोव वनस्पतियाँ, महासागरीय धाराएं। बताइए, महासागरीय जल की लवणता को कौन कौन प्रभावित करेगा? देखिए, प्रभावित करने का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव वे में भी प्रभावित कर सकता है, नेगेटिव वे में भी प्रभावित कर सकता है। अब जो वाष्पीकरण होता है अगर वो अधिक होगा तो क्या होगा? लवणता बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाती है। अगर वर्षण होगा तो लवणता कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रेश वाटर तो आता है ना बारिश में, अगर एसिड रेन नहीं है तो। नदियाँ अगर खेतों से रसायन लेकर आ रही हैं, महासागर में मिला रही हैं, तो लवणता बढ़ा देंगी सागर की। लेकिन अगर फ्रेश वाटर की नदी है तब तो लवणता कम कर देगी। महासागरीय धाराएं लवणता घटाती हैं। ठीक है। मैंग्रोव वनस्पति का महासागर की लवणता में कुछ है? मैंग्रोव तो जो मिट्टी के कटाव से जो है अपनी साइट को रोकते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं, जो वहाँ जंतु पाए जाते हैं उनके प्रजनन प्रवास में सहायक होते हैं। सागर की लवणता में तो नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो। 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा सी। तो महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक है महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। पवन यानी वायु भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं भी लवणता में विभिन्नता उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन विधि के नियमन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कौन सा है इसमें, कौन सा भाग है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो देखिए, मनुष्य के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट लयकेंद्र पाया जाता है जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। पोन्स क्षेत्र में स्थित न्यूमोटैक्सिक केंद्र होता है जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयंत्रित करता है। लय केंद्र के पास एक रसो संवेदी क्षेत्र श्वसन क्रियाविधि को परावर्तित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। कौन सा पुष्प जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए, कौन सा पुष्प जो है वो नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? पुमंग जायांग, परागण या गुरु बीजाणुधानी? पुमंग है। तो पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग एवं जायांग विभेदित एवं विकसित रहती हैं। पुमंगों से भरपूर पुंकेश्वरों का गोला नर जननांग का तथा जायांग स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है।
जो पुमंग हो गया वो नर जननांग के लिए, और जो जायांग हो गया वो स्त्री जननांग के लिए। पुष्पों में पुष्पों के परागण को संरक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पुष्पों के परागण को संरक्षित करना है लिक्विड नाइट्रोजन, लगभग -196 या 97 तक रहता है इसका टेम्परेचर। तो बहुत से पुष्पों के परागण को द्रव नाइट्रोजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन में कई वर्षों तक भंडारित किया जाता है। टेम्परेचर क्या है? -196 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार की भांति पराग भंडारों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव या प्राणी पुष्पीय पादप के परागण में सहायता नहीं करता? बताइए। पॉलिनेशन कौन नहीं करता है, बताइए। देखिए यूपी पीसीएस में 150 प्रश्न है और इसमें एक एग्रीकल्चर का भी सेक्टर है, कृषि वाला, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर है उसकी भी पोस्ट है इसमें। तो इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे 3 से 4 या 5 6 तक, ठीक है। तो इनकी भी प्रैक्टिस करते रहना। बताइए पॉलिनेशन कौन नहीं करता? तितली, मधुमक्खी भी करती है, चींटी भी करती है। पक्षियों में शकरखोरा करता है, गोरैया नहीं करती, ठीक है। इसके अलावा अगर होता ऑप्शन में चमगादड़, तो चमगादड़ भी करता है, भौरे भी करते हैं, ठीक है, चींटियाँ भी करती हैं। तो गौरैया पुष्पीय पादपों के लिए परागण कारक या कर्मक के रूप में कार्य नहीं करती। अधिकांश पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों को परागण कारक या कर्मक के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खियाँ, भौरे, तितलियाँ, बर, चींटियाँ, शलभ या कीट जिसको बोलते हैं। पक्षी में शकरखोरा होता है और गुंजन पक्षी करता है यानी हॉमिंग बर्ड। चमगादड़ भी पॉलिनेशन करता है। प्राणियों में कीट पतंग, विशेष रूप से मधुमक्खियाँ, ठीक है, और प्रधान जीव या परागण कर्मक है। मधुमक्खियाँ जो है वो मेन जो परागण करने वाले हैं वो उसमें उसकी गिनती आती है। तो कबूतर, तोता, गोरैया ये सब नहीं है। नंबर 14 पर आ जाइए। वोरा वस्त्र टेक्निक यानी बेकिंग टेक्निक तथा विपुंसन तकनीक संबंधित है। किससे संबंधित है? बताइए। फसलों को लंबे समय तक संरक्षित रखने से या किसी और से? पुष्पीय पादपों के कृत्रिम, डी है इसका आंसर, ठीक है, उसको पूरा कर देते हैं, कृत्रिम संकरीकरण कर देते हैं, संकरीकरण। तो देखिए पुष्पी पादकों, एक्सप्लेनेशन को देखना अच्छे से। पुष्पी पादकों के कृत्रिम संकरीकरण हेतु बोरा वस्त्र तकनीक यानी बेगिंग टेक्निक तथा विपुंसन तकनीक का उपयोग जो है वो किया जाता है। कृत्रिम संकरीकरण फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है। इस प्रकार के संकरण प्रयोगों हेतु यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का ही उपयोग परागण के लिए किया जाए तथा वर्तिकाग्र को संदूषित मतलब अनापेक्षित परागों से बचाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आभासी फल यानी फॉल्स फ्रूट्स हैं? इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा ट्रू फ्रूट्स है, कौन सा फॉल्स फ्रूट है। तो फॉल्स फ्रूट केला यहाँ पर जो है वो ट्रू फ्रूट्स है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। सेब फॉल्स फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी भी फॉल्स फ्रूट है। 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए जिन फलों की रचना में पुष्पासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उन्हें आभासी या मिथ्या फल मतलब फॉल्स फ्रूट कहते हैं। सेब एक फॉल्स फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी या रसभरी फॉल्स फ्रूट है, काजू फॉल्स फ्रूट है। केला जो है एक अनिषेक जनित मतलब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का उदाहरण है। सत्य फल हो गया फिर ये। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। धरती पर पाए जाने वाली घास बिना निषेचन के ही बीज पैदा कर लेती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे इसको? बताइए। अनिषेक जनन, प्रसुप्ति, बहुभ्रूणता या फिर असंग जनन?
एपोमिक्सिस, असंगजन कहते हैं इसके, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम है। कुछ एक पुष्पी पादपों जैसे कि एस्ट्रेसिया तथा घासों ने बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसको बोलते हैं असंगजनन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्वसन तंत्र के संदर्भ में अन्य विकल्पों से विशिष्टता या भिन्नता रखता है? सरीसृप, पक्षी, मेढक, स्तनधारी। देखिए, यहाँ पर जो स्तनधारी है, जो पक्षी वर्ग है, जो सरीसृप है, वो फेफड़ों के द्वारा करते हैं श्वसन। चूँकि मेढक है यहाँ पर एम्फीबियन, मतलब जल में भी पाया जाता है, स्थल में भी पाया जाता है। जब जल में पाया जाएगा तो अपनी नम त्वचा से श्वसन करेगा ये, और जब स्थल में पाया जाएगा तो फेफड़ों से करेगा। तो सी यहाँ पर दूसरों से भिन्न हो गया। तो देखिए, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी केवल फेफड़ों के द्वारा ही सांस लेते हैं। मेढक जैसे कि उभयचर फेफड़ों द्वारा पानी के अंदर होने पर अपनी नम त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, और यह विशिष्टता अन्य तीनों में अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो स्थल में रहेगा तो फेफड़ों के द्वारा, पानी में रहेगा तो नम त्वचा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, विधि के समक्ष समानता, बहुसंख्यों का शासन। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा नहीं है। तो लोकतंत्र में बहुमत के शासन को स्वीकार किया जाता है, किंतु बहुमत को सदैव अल्पमत का ध्यान रखना पड़ता है। अतः लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुसंख्यों का शासन नहीं होता। लोकतंत्र तभी लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का अवसर मिलता रहता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियां, कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चाएं, व्यक्ति की गरिमा एवं विधि के समक्ष समानता आदि बातें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है? ग्रामीण स्थानीय शासन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है, जबकि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है। ये दोनों अधिनियम 1993 में ही लागू हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगरपालिका से संबंधित है? तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से 73वां था ये वाला, और शहरी स्थानीय निकाय या नगरपालिका से हो गया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। तो 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगरपालिका से संबंधित है। ये दोनों के दोनों 1993 में ही लागू हुए थे। ठीक है, जैसा कि ऊपर वाले विकल्प में लिखा है। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।